अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे अंबर नाग मारिया वापसी का सफ़र किस्त नंबर 150 खोपड़ियों का महल का चौथा हिस्सा। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। दिवाली का त्यौहार गुजर चुका था और महाराज बनारस से वापस आ गए थे, लिहाजा रात के वक्त कलावती को जेल में इतला दे दी गई कि सुबह तुम्हें आग में जला दिया जाएगा। रात भर में भगवान से अपने पापों की माफ़ी मांग लो। दूसरी तरफ नाग जेल से बाहर आकर परिंदा बनकर काशी की तरफ उड़ता हुआ चल पड़ा और चंद घंटों की तेज प्रवास के बाद वो राजा के महल की छत के ऊपर जा उतरा। फिर नाग बनकर रेंगता हुआ राजकुमारी चंद्रमुखी की ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। यहाँ राजकुमारी और सतीश उसके खाविंद के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी। वो यहाँ इसीलिए आया था कि शहर में तमाम लोग उसे पहचान गए थे और वो किसी से भी कलावती के मुतालिक पूछ ना सकता था। उसने सोचा था कि राजकुमारी से इस मजलूम लड़की के बारे में मालूमात हासिल करेगा और उसे बताएगा कि उस पर क्या विपता गुजर चुकी है और उसे अपनी मदद के लिए आमादा करेगा। वो सांप बनकर दाखिल हुआ तो राजकुमारी अपने शौहर से नाग के बारे में ही गुफ्तगू कर रही थी। वो कह रही थी कि कल बेचारी कलावती को धर्म की तौहीन करने और पंडित के कत्ल के इल्ज़ाम में आग में जला दिया जाएगा। सतीश ने राजकुमारी चंद्रमुखी से कहा कि मुझे नाग पर बहुत गिला है, जो महाराज से एक सोने के संदूक के एवज अपनी पत्नी को बेचकर चला गया। अब तकदीर की मारी कलावती कल हमेशा के लिए जलकर राख में तब्दील हो जाएगी। तुमने नाग की इतनी तारीफ की थी कि मैं उसे देवता मानने लगा था, लेकिन उसकी हरकत को देखकर मेरी नज़र में वो इंसान भी नहीं रहा। राजकुमारी ने कहा, मेरी समझ में खुद नहीं आता कि अगर नाग भैया को दौलत ही चाहिए थी तो वो मेरे बदले महाराज से काफ़ी दौलत इनाम में ले सकते थे, फिर उन्होंने अपने प्यार को क्यों बेच दिया। नाग समझ गया कि सारी हरकत उस चमगादड़ की है। अब उसने सोचा अगर मैंने अपनी सफाई बयान न की तो हमेशा के लिए राजकुमारी और उसके खावंद की नज़र में एक लालची और घटिया इंसान बनकर रह जाऊंगा। फिर अब जबकि सुबह कलावती को जलाया जा रहा है, राजकुमारी की मदद के बगैर किसी भी सूरत कलावती को बचाने में कामयाब नहीं हो सकता। नाग ने लौट लगाई और इंसान बन गया। फिर उसने खांस कर दोनों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। दोनों ने चौंक कर उसे देखा। सामने नाग खड़ा था। वो हैरान होकर उसे देखने लगे। तब नाग ने ही इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, बहन चंद्रमुखी, मैं तुम्हारे कमरे में बगैर इजाज़त चले आने की माफ़ी चाहता हूँ। अगर इजाज़त लेने की हिमाकत करता तो सुबह कलावती के साथ चिता में मुझे भी जला दिया जाता। दोनों उठकर बैठ गए। नाग ने कहा, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली हैं। अपनी सफाई में मैं यही कह सकता हूँ कि जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। सतीश ने कहा, कमाल है नाग भाई, आपका कसूर नहीं तो फिर किसका है? आपने खुद ही तो महाराज से कलावती का सौदा करके सोने से भरा संदूक हासिल किया था। नाग ने कहा, तुम लोग हक बचाने भो। जिस्म बिलाशुबा मेरा ही था, लेकिन सोने का एक संदूक मुझे नहीं खरीद सकता। मैं अभी हुक्म दूं तो धरती अपने अंदर के तमाम खजाने मेरे कदमों में ढेर कर दे। मैं तुम दोनों से कुछ नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि राजकुमारी को मैं अपनी बहन बना चुका हूँ। कलावती एक मजलूम लड़की है और मेरी हमदर्दी को अपना प्यार समझकर अपना पति बना चुकी है। हालात ऐसे थे कि मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता था। मेरा ख्याल था उसे उन दोनों से छुड़वा कर कहीं और ले जाऊंगा और किसी अच्छे लड़के से उसकी शादी कर दूंगा। राजकुमारी ने हैरत से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं नाग भाई? नाग ने कहा, बहन ये बड़ा उलझा हुआ मसला है। अगर इसे सुलझाकर तुम्हें समझाऊं तो बहुत वक्त दरकार है, लिहाजा मैं जो कह रहा हूं उस पर एतबार कर लो। जिस रोज़ उसकी बरादरी ने कहा था कि तुम सोमवार को बारात लेकर आ जाओ, हम तुम्हारी शादी कलावती से कर देंगे, उस दिन भी हाँ मैंने इसलिए कर दी थी कि मैं सोमवार से पहले ही कलावती को उस घर से निकाल कर ले जाऊँगा, लेकिन मेरी किसी बात का कलावती को इल्म न था। फिर जिस रोज़ मैं कलावती को निकालकर शहर से ले जाने का सोच रहा था, एक जोगी की भटकी हुई रूह ने मुझे काबू कर लिया और मेरे दिमाग पर कब्जा कर लिया और इस तरह जिस्म मेरा ही रहा, दिल और दिमाग उस जोगी का था। उस मकार जोगी ने सोने के एवज कलावती को बेच दिया और वो सोना भी उसके पास न रहा। फिर एक कत्ल के इल्ज़ाम में मुझे फंसाकर अपनी आत्मा यानी रूह मेरे जिस्म से निकाल कर फरार हो गया। जब दोबारा मुझे होश आया और पता चला कि मैं कत्ल के इल्ज़ाम में फंस चुका हूँ तो मैं वहाँ से फरार हो गया। आज तुम्हारी बातों से पता चला है कि वो कलावती के एवज महाराज से सोना लेकर चला गया है। राजकुमारी ने सतीश से कहा, सुन लिया आपने? मैंने भी यही कहा था कि नाग भाई ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकता। दूसरी सबसे अहम बात जो तुम्हें बताने लगा वो ये है कि मैं इंसान नहीं हूँ। वो दोनों हैरानी से पलंग से उतरकर खड़े हो गए। सतीश ने कहा, आज अजीब से अजीब वाकयात हो रहे हैं। पहले आप नाग नहीं थे, जोगी की रूह आपके जिस्म में थी, और नाग भाई अब आप कह रहे हैं कि आप इंसान ही नहीं हैं। नाग ने कहा, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सुनते जाओ, वक्त बहुत कम है। मैं 5000 साल पुराना एक मिस्री सांप हूँ। सतीश ने चंद्रमुखी की तरफ देखकर कहा, लीजिए, मुझे तो यूं लगता है कि नाग भाई का दिमाग चल गया है।
नाग ने कहा, पहले सुन लो, फिर चाहोगे तो तुम्हें यकीन भी दिला दूंगा। इसीलिए तो कहा है कि मुझे कलावती से इश्क नहीं हमदर्दी थी, और इंसानियत के नाम पर उसकी हमदर्दी करना चाहता था, और वो पगली गलतफहमी का शिकार हो गई। अब मैं सिर्फ इसलिए तुम दोनों के पास आया हूं कि उसकी मदद करो। मैं उसे लेकर यहाँ से दूर चला जाऊंगा और फिर उसे समझाकर किसी लड़के से उसकी शादी कर दूंगा। धन दौलत का मुझे लालच नहीं। जमीन के अंदर जितने खजानों पर सांप बैठे हैं, मैं उन सब का देवता हूँ। फिर तुम लोग ही बताओ कि मुझे दौलत की क्या जरूरत है। चंद्रमुखी ने कहा, नाग भाई, कलावती अब कौमी मुजरिम है। अगर वो फरार हो गई तो हमारे मुल्क में बगावत हो जाएगी, इसीलिए उस पर कड़ा पहरा है। मैं तो क्या, बल्कि महाराज खुद भी कभी ये खतरा मोल नहीं लेंगे। नाग ने कहा, उसकी रिहाई की कोई और सूरत हो सकती है। सतीश ने कहा, नाग भाई, ये मुकदमा कौमी सतह का है और इसका फैसला भी महाराज के बजाय महापंडित जी ने किया है। अब आप ही बताएं, हम लोग किस तरह उसे रिहा करवा सकते हैं। आप कोई और सूरत बताएं, हमसे जो भी मदद हो सकेगी ज़रूर करेंगे। नाग ने काफ़ी सोच विचार के बाद कहा, एक तरकीब समझ में आती है। मैं सांप बनकर कलावती को जेल में डस लेता हूँ। लोगों की नज़र में वो मर जाएगी। क्या यह मुमकिन है कि मरने के बाद उसके जिस्म को जलाया ना जाए और वो किसी सूरत मुझे मिल जाए और बाद में मैं उसके जिस्म से जहर चूस कर उसको दोबारा ठीक कर लूँ। चंद्रमुखी ने कहा, यह भी नहीं हो सकता कि एक मुर्दा हिंदू औरत को जलाया नहीं जाएगा तो और क्या, उसे दफन किया जाएगा। नाग ने झिंझिलाकर कहा, तो ये भी मुमकिन नहीं। मैं तो हंगामे से बचना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि हंगामे के अलावा कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं। चंद्रमुखी ने कहा, भैया, हम बहुत शर्मिंदा हैं कि इस सिलसिला में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। नाग ने कहा, ठीक है, मगर ये तो बता दो कि वो गरीब कैद कहाँ है। मैं खुद ही उससे मुलाकात कर लूँगा। चंद्रमुखी ने कहा, यह मुमकिन है, आप सतीश के साथ जाएं। वो महल के तहखाने में कैद है। तहखाने के दरवाजे तक आइए, आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। अंदर जाकर मुलाकात करना आपका काम है। नाग ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं नाग यानी इंसान की शक्ल में यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। मैं सांप बनकर जाऊंगा और सतीश इस बहाने तहखाने के दरवाजे तक जा सकते हैं कि पहरेदारों से कहें कि महाराज ने हुक्म दिया है कि मैं खुद इत्मीनान कर लूँ कि तहखाने पर पहरा ठीक है, कोई अपने फ़र्ज से गफलत तो नहीं कर रहा। चंद्रमुखी ने कहा, यह बिल्कुल ठीक है, तो आप तैयार हो जाएं। नाग ने सांप का रूप धार लिया तो सतीश के आगे आगे कई राहदारियां और मोड़ मुड़ कर तहखाने के दरवाजे पर जाकर रुक गया और फिर नाग को बताने के लिए कहा, मैं सिर्फ इत्मीनान करने के लिए आया था कि तहखाने के दरवाजे पर कड़ा पहरा है कि नहीं। पहरेदार ने कहा, राजकुमार, इत्मीनान रखें, मेरे होते हुए तो हवा भी गुजर कर अंदर नहीं जा सकती। शेर सिंह, नमक हराम नहीं, नमक हलाल है। सतीश ने कहा, ठीक है। उसने देखा कि नाग आहिस्ता आहिस्ता तहखाने के दरवाजे से अंदर जा रहा है, लिहाजा उसने पहरेदार की तवज्जो अपनी तरफ रखने के लिए उसे बातों में लगा लिया और कहा, शेर सिंह, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। महाराज ने ऐसे ही तो तुम्हें पहरेदार बनाकर यहाँ नहीं भेजा। उन्हें मालूम है कि शेर सिंह नमक हलाल और वफादार होने के अलावा एक बहादुर आदमी भी है। नाग अंदर जा चुका था, लिहाजा सतीश ने कहा, अच्छा शेर सिंह, मेरा इत्मीनान पूरा हो गया है और अब मैं चलता हूँ। अंदर तहखाने में सिर्फ एक चिराग जल रहा था, जिसकी बीमार रोशनी में नाग ने देखा कि कलावती अपने घुटनों में सर दिए गठली बनी बैठी है। नाग ने लौट लगाई और इंसान बन गया। फिर उसके कान में सरगोशी की, कलावती। कलावती ने हैरानी से सर उठाकर अपनी सुर्ख आंखों से देखा, जो रात भर रोते रहने के बायस सुर्ख हो गई थी, और फिर इससे पेशतर के सब कुछ भूलकर उसके मुंह से खुशी से चीख निकल जाए। नाग ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, मैं आ गया हूँ, फिक्र मत करना, सुबह फिर चिता से तुम्हें बचा लूंगा। फिक्र ना करना, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर कलावती ने रो रो कर अपनी बिपता का हाल सरगोशियों में सुनाया और पूछा कि तुम कैसे आज़ाद हो गए? मैं तो समझी थी कि इन लोगों ने तुम्हें मार डाला होगा। नाग ने कहा, कलावती, मैं अपने मुतालिक तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तो फिक्र ना कर, फिलहाल मैं तुझे इन लोगों से एक दफ़ा आज़ाद करवा लूँ। कलावती ने कहा, नाथ, मैं जीवन भर तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारी सेवा करती रहूँ तो भी तुम्हारे एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। तुम इंसान नहीं, भगवान हो। नाग ने कहा, भाई मैं इंसान हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो कोई एहसान नहीं है, बल्कि हर इंसान को मजलूम की मदद करनी चाहिए। जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना बहुत बड़ी नेकी है। फिर रात दबे पाँव बीत गई। अब नाग के लिए सबसे बड़ी मुसीबत कलावती से जुदा होना था। आखिर उसने कहा, कलावती, मैं एक भारी रकम पहरेदारों को देकर तुमसे मिलने आया था, अब मुझे वापस जाना है। कलावती ने उसे आंसुओं के साथ अलविदा कहा और सीढ़ियों तक नाग के साथ आई। नाग ने कहा, कलावती, तुम वापस चली जाओ, वरना मैं तुम्हारी सूरत देखकर एक कदम भी नहीं हिल सकूंगा और यहाँ ही सुबह हो जाएगी। कलावती रोते हुए लौट गई। नाग ने ठंडी सांस ली और एक कोने में सांप बनकर बाहर रेंग गया। दरवाजे पर नमक हलाल बहादुर शेर सिंह दीवार से लगा ऊँग रहा था। नाग पास से गुजर गया और फिर परिंदा बनकर उड़ता हुआ महल के ऊपर गुंबद पर जा बैठा और सुबह का इंतजार करने लगा। फिर मंदिरों में घंटियां और नाकूस बजने लगे और हिंदू लोग राम नाम का जाप करते हुए मंदिरों में पूजा पाठ के लिए जाना शुरू हो गए।
नाग ने देखा दूर उफक से सुर्ख रंग का सूरज तुलू हो रहा था और उसके नारंगी किरणों ने गंगा के पानी में आग लगा दी थी। ऐसा लग रहा था कि गंगा में पानी नहीं है, पिघला हुआ सोना बह रहा है और उसमें बादबानी कश्तियां खिलौनों की तरह तैरती हुई नजर आ रही थी। मोटे पेटों वाले पुजारी गले में माला डाले धोतियां बांधे गंगा में स्नान कर रहे थे और बागों में खिले हुए रंग बिरंगे फूलों को देवदासियां उन्हें देवताओं के कदमों में चढ़ाने के लिए तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरियां भर रही थी। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे साधुओं और जोगियों को यात्री मिठाइयाँ, हलवा और पूरियां दान करते हुए देवताओं के दर्शन को चले आ रहे थे। बहुत दूर से नाग को मस्जिदों के मीनार भी नजर आ रहे थे, जहां से हल्की हल्की तिलावत की आवाज़ें भी कभी कभी हवा के झोंकों के साथ नाग को सुनाई देती। सुबह की ठंडी हवा ने नाग के जहन और दिमाग को तरोताज़ा करके रख दिया था और उसके जहन की तमाम थकन दूर हो चुकी थी। नाग ने महल के सहन के एक हिस्से में राजा के झूमते हुए हाथियों को देखा, जो 20 के करीब थे और उनसे थोड़ी दूर अस्तबल था, जहां 50 के करीब घोड़े बंधे हुए थे। अब नाग के जहन ने तेजी से सोचना शुरू कर दिया और उसके जहन में आखिर एक तरकीब आ ही गई। वो उड़कर नीचे महल के बाग में आ गया और उस इलाके के सांपों को सिग्नल दिया। शाही बागीचे में कई सांपों का मस्कन था, जो अपने देवता का सिग्नल वसूल होते ही उसकी खुशबू महसूस करके दौड़े चले आए। नाग ने कहा, तुम इस जगह कुल कितने सांप हो? सांपों में से एक बुजुर्ग सांप ने कहा, देवता, शाही बागीचा बहुत बड़ा है, हम यहाँ 50 सांप हैं। नाग ने कहा, ठीक है, तुम में से आधे फील खाने में रहें और आधे अस्तबल में। मैं तमाम हाथियों की जंजीरें खोल दूंगा और घोड़ों को रस्सियों से आज़ाद कर दूंगा। जब मेरा सिग्नल तुम्हें मिले तो तुम हाथियों को खौफजदा करके मैदान की तरफ धकेल देना और दूसरा गिरोह घोड़ों को खौफजदा करके भीड़ की तरफ हाँक दे। बाकी मैं सब कुछ कर लूँगा। तुम लोगों की सिर्फ इतनी ही ड्यूटी है, लेकिन ख्याल रखना इन सब को भीड़ की तरफ ही जाना चाहिए। बुजुर्ग सांप, जो उस बिरादरी का बड़ा था, उसने सर झुकाकर कहा, देवता, मैं समझ गया, आप चाहते हैं ये भीड़ में आकर एक अफरा तफरी मचा दें और मजमा के लोगों को कुचलते हुए भागे दौड़े फिरें। नाग ने कहा, तुमने ठीक समझ लिया। महल के अंदर सामने वाले मैदान में एक लड़की को ये लोग चिता में जलाना चाहते हैं और मैं उस लड़की की जान बचाकर उसे यहाँ से निकाल ले जाना चाहता हूँ। बूढ़े सांप ने कहा, अब हमारी समझ में सब कुछ आ गया है, आप हमारी तरफ से बेफिक्र हो जाएं, हम आपके हुक्म के मुंतजिर होंगे। जो ही हमें सिग्नल मिल गया हम अपना काम शुरू कर देंगे। नाग ने कहा, ठीक है, अब तुम लोग जाओ। सांप वापस लौट गए। महल के मैदान में लोग जमा हो रहे थे और अब हर तरफ धूप फैल गई थी। मैदान के दरमियान में लकड़ियों का ढेर लगाकर चिता तैयार की जा रही थी। एक तरफ शाही शामियाने लगाए जा रहे थे और उनमें कुर्सियां भी लगाई जा रही थी। थोड़ी देर बाद सारी तैयारी मुकम्मल हो गई। शामियाने के नीचे कुर्सियों पर महापंडित और उसके चेले, उनके अलावा शहर के चंद मोअज़्ज़िन भी आकर बैठने शुरू हो गए और देखते ही देखते मैदान में चारों तरफ आदमी ही आदमी नजर आने लगे थे। फिर राजा की आमद के बिगल फजा में गूंजने शुरू हो गए। राजा, रानी, राजकुमारी, सतीश, वजीर और चंद दरबारी महल से आकर कुर्सियों पर विराजमान हो गए। एक दरवाजे से चंद सिपाही कलावती को जंजीरों में जकड़े हुए लेकर दाखिल हुए और उसे चिता के करीब लाकर खड़ा कर दिया। कलावती का रंग जर्द हो रहा था और लोग मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें कस रहे थे, जिससे वो घबराई हुई चारों तरफ नाग को तलाश कर रही थी। चंद नौकर हाथों में तेल के कनस्तर लेकर आए और उन्हें लकड़ियों पर डाल दिया। एक आदमी जलती हुई मशल लिए करीब ही खड़ा था। फिर महापंडित राजा की इजाज़त लेकर उठे। हजूम ने महापंडित की जय और राजा की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। नाग ने फील खाने के तमाम हाथियों को आज़ाद कर दिया था और वह घोड़ों को भी खोल चुका था। अब उसका रुख मैदान की तरफ था। उसने अपने मुंह को कपड़े में छुपा रखा था और वो अपना मुंह कपड़े में छुपाए महापंडित के पीछे पीछे ही चिता तक आ गया। महापंडित ने हुक्म दिया, लड़की की जंजीरें खोल दो। सिपाहियों ने तमाम जंजीरें खोल दी और खुद अदब से एक तरफ खड़े हो गए। उधर नाग ने सांपों को सिग्नल दे दिया। दूसरी तरफ पंडित ने कहा, लड़की के हाथ पांव बांध दिए जाएं और इसे चिता पर लिटा दिया जाए। महापंडित के हुक्म पर अमल हुआ और हाथ पांव बांधकर उसे चिता पर लिटा दिया गया। कलावती का दिल डूब रहा था और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, क्योंकि उसे नाग नजर नहीं आ रहा था। फिर महापंडित ने मशल हाथ में ली और चिता के करीब आ गया। उधर लोगों ने पंडित की जय और राजा की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। फिर एकदम भगदड़ मच गई। राजा के फील खाने के हाथी, जिन्हें नाग ने आज़ाद कर दिया हुआ था, सांपों से डरकर लोगों में जा घुसे थे। दूसरी तरफ घोड़े भी हजूम की तरफ भागे आ रहे थे, जिन्हें नाग ने आज़ाद कर दिया था, और उन घोड़ों ने हजूम में हर तरफ क़यामत बर्पा कर दी थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। अब लोग हाथियों और घोड़ों के दरमियान फंसकर उनके ग़ीज़ो ग़ज़ब का शिकार हो रहे थे। और इस दौरान नाग भी हाथी बन चुका था और उसका रुख मैदान में हजूम की तरफ था। इस अफरा तफरी में जब के लोग अपनी अपनी जानें बचाने की कोशिश में इधर उधर भाग रहे थे, नाग जो हाथी बन चुका था, उसने सबसे पहले महापंडित को ज़मीन से उठाकर ऊपर उछाल दिया और ज़मीन पर गिरने से उसकी तमाम हड्डियां टूट गई थीं
और फिर भागते हुए घोड़ों ने उसकी लाश को अपने कदमों तले रौंद डाला था। राजकुमारी, चंद्रमुखी और सतीश एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, जबकि महाराज और रानी महल में अपने कमरे में जा चुके थे। फिर नाग ने चिता से कलावती को उठा लिया और एक तरफ भाग लिया। यहाँ किसी को क्या होश थी कि कौन कहाँ है। नाग कलावती को लेकर महल से बाहर आ गया और एक भागते हुए घोड़े पर काबू पाकर उस पर कलावती को बिठा लिया और खुद भी सवार होकर जंगल की तरफ चला गया। इस हंगामे पर काबू पाने के लिए फौज को तलब कर लिया गया, तब जाकर हालात पर काबू पाया जा सका। राजा और रानी सोच रहे थे ये जरूर उस अन्याय का नतीजा है जो बेचारी कलावती पर किया गया है। प्रजा सोच रही थी जरूर देवता नाराज हो गए हैं, लेकिन राजकुमारी, चंद्रमुखी और उसका खामन सतीश जानते थे कि यह चमत्कार नाग का है। शेरिफ सर झुकाए अहकाम बाला के सामने बैठा था और ऑफिसर आला उस पर नाराज हो रहा था कि तुम्हें बर वक्त इतला दी गई और काफ़ी पुलिस फोर्स भी तुम्हारे साथ थी, लेकिन कितनी शर्म की बात है कि तुम ना तो खजाना ही वापस ला सके हो और ना ही ब्लैक लाइन को गिरफ्तार करके लाए हो। तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। शेरिफ ने सर झुकाए ऑफिसर से कहा, आप ठीक फरमाते हैं जनाब, इस नाकामी के बाद मुझे जीने का कोई हक नहीं। शेरिफ ने अपनी तलवार निकाली और फिर इससे पेशतर कि वो खुदकुशी कर ले। अंबर ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि कौन कहता है कि आप नाकाम लौटे हैं, और फिर कहा कि कानून कभी नहीं हार सकता। मुजरिम ख्वाह कितना ही ताकतवर और बहादुर हो, कानून की तलवार से नहीं बच सकता। सब लोगों ने हैरानी से ऑफिसर की तरफ देखा और ऑफिसर ने सवाल किया, तुम कौन हो? तुम्हारी बातों से तो जाहिर होता है कि कानून का मुहाफिज शेरिफ नहीं बल्कि तुम हो। अंबर ने कहा, जनाब अली, हर शरीफ शहरी और अच्छा इंसान कानून का मुहाफिज होता है। ये ज़रूरी नहीं कि हर बात सिर्फ कानून के मुहाफिजों पर ही डाल दी जाए। हर अच्छे इंसान को कानून का एहतराम करना चाहिए, बल्कि कानून की मदद भी करनी चाहिए, और मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है। बाहर हुकूमत का ख़जाना बग्गी में पड़ा है और मौत की वादी का वो ब्लैक लाइन भी अपने अंजाम को पहुँच गया है। उसकी कब्र मैंने उसी वादी में बना दी है जहाँ पर वो कानून की खिलाफ वर्जी करता था। फिर चंद सिपाही बाहर गए और ख़जाने के संदूक उतार कर अंदर ले आए। ऑफिसर ने कहा, नौजवान, तुमने ना सिर्फ कानून का सर बुलंद किया है बल्कि एक मिसाल कायम कर दी है कि मुल्क का हर शरीफ शहरी कानून का मुहाफिज होता है। ये काम सिर्फ पुलिस और फौज का ही नहीं बल्कि मुल्क का हर शरीफ आदमी अमन व अमान और मुल्क की अजमत का अमीन है। अंबर ने कहा, आप ठीक फरमाते हैं, ये आवाम की भी जिम्मेदारी है कि जुर्म के सामने सर झुकाकर उसकी हौसला अफजाई करने के बजाय उसके सामने सीना सपर हो जाए, और जब तक उसका खात्मा न हो जाए इस जहाद को जारी रखा जाए। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। ऑफिसर व दीगर हुकाम ने अंबर का शुक्रिया अदा किया और कहा, नौजवान, ब्लैक लाइन को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने वाले के लिए हुकूमत ने बाकायदा इनाम रखा हुआ है। वो रकम तुम्हारा हक है, उसे वसूल कर लो तो चले जाना। अंबर ने कहा, नहीं जनाब अली, मुझे इनाम की रकम की इतनी ज़रूरत नहीं, मुझसे ज़्यादा मुस्तहिक लोग भी मौजूद हैं। आप इनाम की रकम उन सिपाहियों के लवाहिकीन को अदा कर दें जो इस मुहिम पर शहीद हुए हैं, वो इस रकम के सही हकदार हैं। मैं खुशी से अपना हक उनके लिए छोड़ रहा हूँ। ऑफिसर ने कहा, नौजवान, हम तुम्हारे इस जज्बे और इसार से खुश हुए हैं जो काबिल कदर है। काश इस मुल्क का हर नौजवान तुम्हारे नक्शे कदम पर चल सके। बहरहाल तुम्हारे कहने पर यह रकम उन सिपाहियों के लवाहिकीन के हवाले कर दी जाएगी जो कानून की बर्तरी के लिए अपनी जान का नजराना दे चुके हैं। इसके अलावा कोई भी पुलिस के सिलसिला में काम हो हमें ज़रूर बताना, तुम्हारी मदद करके हमारे महकमे को खुशी होगी। अंबर ने कहा, बहुत बेहतर, अब मुझे इजाज़त दी जाए। वहाँ से निकलकर अंबर फिर एक दफ़ा अस्पताल पहुँचा जहाँ जॉर्ज की हालत पहले से बेहतर थी और वो वर्जीनिया के आ जाने से वक्ती तौर पर ठीक हो गया था, लेकिन दोनों मियाँ भी अपनी नन्ही स्वीटी के लिए परेशान थे। अंबर को देखकर जॉर्ज ने रो देने वाले अंदाज में कहा, अमर भाई, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं वर्जीनिया के लिए तुम्हारा बेहद मशकूर हूँ। गरीब आदमी हूँ, आपको क्या सिला दे सकता हूँ। मेरे दिल की हर धड़कन दुआ बनकर आपके लिए निकलती है, मगर अफसोस वर्जीनिया आई तो स्वीटी खो गई। उसने अंकल का इंतज़ार भी नहीं किया। अंकल तो अपने वादे के मुताबिक तोहफा लेकर आया, मगर जॉर्ज और वर्जीनिया दोनों रोने लगे। अंबर ने कहा, जॉर्ज सब्र करो, खुदा सब्र करने वालों के साथ होता है। वर्जीनिया मिल गई है तो स्वीटी भी मिल जाएगी। जॉर्ज ने आंसू पोंछते हुए कहा, अंबर भाई, दुख तो इस बात का है कि अब मेरी हालत ऐसी नहीं कि मैं उसे तलाश कर सकूं। अंबर ने कहा, तुम फिक्र क्यों करते हो? स्वीटी तुम्हारी बेटी ज़रूर है, लेकिन मुझे वो मासूम बच्ची जान से प्यारी है। तुम एक दफ़ा ठीक हो जाओ, मैं एक दफ़ा फिर तुमसे वादा करता हूँ कि स्वीटी को ज़रूर ढूंढ निकालूंगा। जॉर्ज ने कहा, मुझे तुम्हारे वादे पर पूरा एतमाद है अंबर भाई। तुम इंसान नहीं फरिश्ते हो, इसलिए कि आज का इंसान तो दूसरे का गला काटता फिरता है और तुम दूसरों के लिए सर धड़ की बाजी लगा देते हो। अंबर ने कहा, नहीं भाई, मैं तो गुनहगार इंसान हूँ। फरिश्ता होना तो बहुत बड़ी बात है, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। सही इंसान होना ही बड़ी बात है। अब तुम आराम करो और मैं स्वीटी की तलाश में जा रहा हूँ। फिर अंबर अस्पताल से निकलकर बाहर आ गया। स्वीटी पर क्या बीती, जिस रोज़ वो स्कूल से आ रही थी
उसी रोज़ हमसाया मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म खैर सगाली के दौरा पर आया हुआ था और आज इस शहर में आ रहा था जहाँ कई तिजारती मुआहदों पर दस्तखत होने थे, जिससे दोनों मुल्कों में ना सिर्फ तिजारती ताल्लुकात कायम होने थे बल्कि ये दौरा सियासी एतबार से भी बड़ी अहमियत रखता था। उन दोनों मुल्कों का इलाक़ एक तीसरे हमसाया मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ था। वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों में तिजारती ताल्लुकात कायम हों, क्योंकि इससे एक अच्छी तिजारती मंडी उसके हाथ से जा रही थी। इससे पहले ये मुल्क इससे तिजारती सामान दरामद करता था। लिहाजा इस दौरे को ना सिर्फ नाकाम बनाने के लिए बल्कि हमेशा के लिए दुश्मनी पैदा करने के लिए उस मुल्क ने यह प्रोग्राम बनाया कि खैर सगाली के दौरे पर आए हुए वज़ीर-ए-आज़म को कत्ल करवा दिया जाए और इस तरह उन दो मुल्कों की दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया जाए। लिहाजा इस काम के लिए गद्दारों की खिदमात हासिल की गई, जिन्हें कसीर सरमाया मुहैया करके उनके ईमान खरीद लिए गए और ये इंतज़ाम किया गया कि जो ही वज़ीर-ए-आज़म का जुलूस शहर की बड़ी सड़क से गुजर रहा हो उसे हलाक कर दिया जाए। इस सिलसिले के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म की आमद के सिलसिले में उस मुल्क की फ़ौज और महकमा पुलिस और काफ़ी मोहतात था। हिफाजती काम बड़ी होशियारी से किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस और फ़ौज का पहरा था। वज़ीर-ए-आज़म को हलाक कर देना मुश्किल ही नहीं था, नामुमकिन भी था। लिहाजा इस काम के लिए कातिलों को तीर कमान मुहैया किए गए थे। तीर जहर में बुझे हुए थे और कातिल एक रोज़ पहले ही एक मकान की बालाई मंजिल पर पहुंचा दिए गए थे और उनको बाकायदा उस मुल्क की वर्दी भी मुहैया की गई थी ताकि कत्ल करने के बाद उस वर्दी में आसानी से यहाँ से निकल जाएं। जबकि समुद्र के किनारे पर एक कश्ती पहले से मौजूद और तैयार खड़ी थी। ये कातिल वहाँ पर वापस आए और फ़ौरन कश्ती उनको निकाल कर मुल्क से बाहर ले जाए। जो वक्त स्कूल से छुट्टी का था उसी वक्त वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ से गुजरना था। लिहाजा यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ थी। सड़क के दोनों तरफ लोग वज़ीर-ए-आज़म को खुश आमदीद कहने के लिए फूलों के हार लिए खड़े थे। स्वीटी को छुट्टी हुई तो थोड़ी देर उसने अपने बाप का इंतज़ार किया, लेकिन वो यहाँ की रौनक वगैरह देख ही रही थी कि उसे एक सहेली ने बताया कि एक जुलूस आने वाला है, जहाँ आगे घोड़ों पर पुलिस के सिपाही होंगे, दरमियान में शाही बग्गी होगी जिसमें कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, उसके पीछे कई घुड़सवार सिपाही रंग बिरंगी वर्दियाँ पहने हुए होंगे। सहेली ने कहा, स्वीटी, मेरे अब्बा ने बताया था, आओ हम भी चलकर देखते हैं। स्वीटी ने कहा, मैरी, हम भीड़ में कैसे देख सकते हैं, हमारा कद तो छोटा सा है। मैरी ने कहा, हम किसी इमारत के ऊपर चढ़कर देखेंगे। स्वीटी आखिर बच्ची ही थी। दोनों सहेलियां भीड़ में घुस गईं। उसी वक्त आदमियों का एक रेला आया और दोनों नन्ही बच्चियां जुदा हो गई। पहले तो स्वीटी ने मैरी को तलाश किया और आवाज़ें दी, लेकिन न जाने वो आदमियों के रेले में कहाँ पहुँच गई थी। आखिर स्वीटी ने बड़ी मुश्किल से उस भीड़ भाड़ को पार किया और सबसे पहले जो इमारत आई वो उसी पर चढ़ गई। इत्तफाक की बात है कि उसी इमारत के एक कमरे में कातिल, जो तादाद में 2 थे, तीर और कमान लिए खिड़की में पर्दे की ओट में बैठे थे। पर्दे के अलावा उन कातिलों ने संदूक वगैरह भी अपने सामने आड़ के लिए रखे हुए थे। स्वीटी उसी कमरे में दाखिल होकर सामान वगैरह को पार करके खिड़की के पास पहुंच गई। अब कातिलों और स्वीटी के दरमियान संदूक और टूटा पुराना फर्नीचर पड़ा था, लेकिन स्वीटी को वो उसके दरमियान से नजर आ रहे थे। लेकिन कातिल इतने महव थे कि उन्हें स्वीटी की आमद का बिल्कुल ही इल्म न हो सका। दरअसल बाजार में शोरगुल इतना था कि मामूली सी आड़ तो सुनाई ही नहीं दे रही थी। ये कमरा एक बुढ़िया का था, जिसे रुपए का लालच देकर उन्होंने राजी कर लिया था कि वो 2-3 दिन यहाँ मेहमान रहेंगे। शहर में किसी सराय में उन्हें जगह नहीं मिल सकी, परदेसी हैं। बुढ़िया गरीब थी, रुपए के लालच में मान गई थी, इसलिए दरवाजे खुले थे और बुढ़िया बावर्ची खाने में खाना पका रही थी। उस इमारत में और भी काफ़ी लोग रहते थे। कातिलों ने उस इमारत को महफूज समझकर यहाँ ठिकाना बनाया था। यही वजह थी कि स्वीटी बगैर किसी रुकावट के दरवाजे से अंदर आ गई और खिड़की में जा बैठी। उसने दोनों आदमियों को देख लिया था, लेकिन उसको क्या इल्म था कि ये लोग कौन हैं और क्या करने वाले हैं। स्वीटी ने दूर से देखा, घुड़सवार पुलिस मुल्की परचम लहराए चली आ रही थी और उनके पीछे ही बग्गी थी जो आगे बढ़ती हुई उसी इमारत की तरफ आ रही थी और बग्गी के पीछे फिर घुड़सवार थे। दूसरी तरफ कातिलों ने कमान संभाल लिए थे और उन पर तीर चढ़ा लिए थे। बग्गी आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई लोगों के नारों और फूलों की बारिश के साथ साथ करीब चली आ रही थी। लोग इमारतों से फूलों की बारिश कर रहे थे। स्वीटी खुशी से यह मंजर देख रही थी और बग्गी के साथ साथ उसकी निगाहें चली आ रही थी। फिर पहले घुड़सवार उस इमारत के करीब से गुजरे। कातिलों ने कमानें पूरी ताकत से खींच लीं। स्वीटी की निगाहें बग्गी का ताकुब करती हुई जूं ही उस मकाम पर पहुंची, यहाँ कातिल तीर कमानों पर निशान बांधे बैठे थे। उसकी नज़र उन पर पड़ गई और हैरानी से बग्गी के बजाय उन कातिलों को देखने लगी। फिर जूं ही उनकी कमानों से तीर निकले, स्वीटी ने देखा कि दोनों तीर ठीक वज़ीर-ए-आज़म के सीने में लगे और खून का फवारा उसके सीने से बह निकला। उधर स्वीटी के मुंह से चीख निकल गई। कातिलों ने हैरत के साथ देखा कि एक बच्ची ने यह सारा मंजर देख लिया था और अब उन दोनों को फरार होना था। नीचे पुलिस और फौज हरकत में आ गई थी।
ان دونوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس بچی کا وجود ان دونوں کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ پھر ان دونوں میں سے ایک سویٹی کی طرف بڑھا۔ سویٹی خوف کے مارے کانپ گئی، اس کا گلا خشک ہو گیا، اس نے چیخنا چاہا لیکن آواز نہ نکل سکی، اس نے بھاگنا چاہا لیکن زمین نے پاؤں پکڑ لیے۔ قاتل نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ سے اس کا گلا دبا دیا۔ سویٹی بے ہوش ہونے ہی والی تھی کہ بڑھیا آ گئی اور قاتل نے بہانہ بناتے ہوئے کہا، جوزف آؤ، بچی بیچاری بھیڑ کی وجہ سے خوفزدہ ہے، اسے سڑک کے پار پہنچا دے۔ وہ سویٹی کو لے کر کمرے سے باہر آ گئے۔ خوف کے مارے سویٹی کی آواز بند ہو گئی تھی۔ انہوں نے تیر اور کمان بڑھیا کے صندوق میں چھپا دیے تھے۔ پھر وہ دونوں سویٹی کو لے کر نیچے اتر آئے، جہاں پولیس اور فوج کے سپاہی عمارتوں پر قاتل کی تلاش میں چڑھنا شروع ہو گئے تھے، اور یہی بچی ان کے فرار میں مددگار ثابت ہو رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں سپاہیوں کی وردی میں تھے۔ اور جو ہی ایک افسر نے انہیں روکنا چاہا، انہوں نے کہا، یہ معصوم بچی بھیڑ بھاڑ میں پھنسی ہوئی ہے، ہم اسے سڑک پار کروانے جا رہے ہیں، شاید اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئی ہے۔ سویٹی نے بہت کوشش کی کہ وہ چیخ چیخ کر کہے کہ یہ دونوں قاتل ہیں، میں نے خود دیکھا ان دونوں نے ہی تیروں سے مہمان کا سینہ چھلنی کیا ہے، لیکن قاتلوں کا خوف اس پر اس طرح طاری تھا کہ آواز ہی حلق سے نہ نکلتی تھی۔ اس نے بڑی ہمت سے کام لیا اور ایک جگہ وہ بھیڑ میں ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی۔ قاتلوں نے بھی اس کا پیچھا کیا، انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ سب کچھ بتا ہی نہ دے، اور پھر بلی چوہے والا کھیل شروع ہو گیا۔ سویٹی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس سمت جا رہی ہے، وہ قاتلوں سے جان بچا کر بھاگ رہی تھی اور قاتل اس کے پیچھے تھے۔ آواز اس کے حلق سے نہ نکل رہی تھی، وہ کہیں چھپ جاتی، تھوڑی دیر کے لیے قاتل اسے تلاش کرتے، لیکن جب وہ پھر وہاں سے نکلتی تو قاتل اسے دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگ لیتے۔ آخر سویٹی ایک کھڑی ہوئی بگی میں چھپ گئی۔ قاتلوں نے تھوڑی دیر تلاش کیا، پھر ایک نے کہا، چھوڑو اس بچی کو اور نکلو یہاں سے۔ انہیں خالی بگی نظر آئی اور وہ دونوں اس میں بیٹھ گئے۔ سویٹی اندر اس سیٹ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی جہاں وہ دونوں قاتل آ کر بیٹھ گئے تھے۔ پھر ان دونوں نے کوچوان سے کہا، ہمیں سمندر کے کنارے پہنچا دو، اور چند سکے پیشگی اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، ایک سرکاری کام سے پہنچنا ہے، ذرا جلدی کرو۔ کوچوان نے گھوڑوں پر چابک برسایا اور گھوڑے تیزی سے سفر طے کرنے لگے۔ دونوں آپس میں سرگوشی کر رہے تھے کہ بچی کا بچ نکلنا کہیں ان کے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ اب بگی شہر سے باہر آ چکی تھی، سڑک کافی خراب تھی اور بارش کی وجہ سے بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ بگی سر پٹ جا رہی تھی اور قاتل بار بار کوچوان سے کہہ رہے تھے، اور تیز چلاؤ۔ ایک جگہ ایک بڑے گھڑے میں بگی کا پہیہ آ گیا تو ایک جھٹکے کے ساتھ سویٹی کا سر لوہے کے فریم سے جا کر لگا اور اس کی چیخ نکل گئی۔ کوچوان نے بگی کو الٹنے سے بچانے کے لیے گھوڑوں کی لگامیں کھینچ لی اور قاتلوں نے تیزی سے پیچھے دیکھا۔ سویٹی بگی کے رکتے ہی پیچھے سے کود کر بھاگ نکلی تھی۔ دونوں قاتلوں نے بھی بگی سے چھلانگ لگا دی اور اس کے پیچھے ہو لیے۔ اب یہ لوگ سمندر کے ساحل پر پہنچ چکے تھے، جہاں مچھیروں کی تجارتی و سرکاری کشتیاں کافی تعداد میں کنارے پر کھڑی ہوئی تھیں، اور یہاں موجود لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ سویٹی ایک بڑی کشتی کی آڑ میں چھپ گئی اور دونوں قاتل اسے تلاش کرنے لگے۔ ان دونوں کو کشتیوں کے پاس گھومتے دیکھ کر ان کے ساتھی سمجھے شاید اپنی کشتی کی تلاش میں ہیں۔ وہ دو تھے اور دونوں چپ چاپ کشتی سے دوری سے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ان کو دیکھ کر ان کے قریب آ گئے اور کہا، ہمارے پیچھے چلے آؤ، ہم تم دونوں کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ اس دوران میں سویٹی بڑی کشتی کی آڑ سے نکل کر ایک کھڑی ہوئی کشتی کے تہہ خانے میں اتر کر چھپ گئی۔ پھر یہ چاروں کنارے پر کھڑی کشتی میں آ کر بیٹھ گئے، کشتی کو تیزی سے دھکیلتے ہوئے سمندر کے گہرے پانی میں لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد سویٹی نے سوچا کہ خطرہ ٹل گیا ہوگا، تہہ خانے سے اوپر آ گئی اور اس نے تھوڑا سا سر نکال کر دیکھا اور کانپ کر رہ گئی۔ اوپر وہ دونوں قاتل اب پولیس کی وردی اتار کر دوسرے کپڑے پہن رہے تھے۔ تقدیر ان قاتلوں کی ہی کشتی میں اسے لے آئی تھی جو تیزی سے سمندر میں چلی جا رہی تھی۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور پھر تہہ خانے میں پڑے ہوئے سامان میں جا چھپی، جہاں پینے کا پانی اور خوراک کا ذخیرہ موجود تھا۔ کچھ ہوش ٹھکانے ہوئے تو اس نے ڈرم سے پانی پیا، پھر سامان کی تلاشی پر کھانے کا سامان بھی مل گیا۔ بھوک سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ اس نے تھوڑا بہت کھانا زہر مار کیا، پانی پیا اور اسی سامان میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے ڈیڈی کو یاد کر کے ہولے ہولے سسکیاں لیتی رہی اور آخر سولی پر بھی نیند آ ہی جاتی ہے، اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ دوسری طرف اسکول سے امبر نے جا کر معلومات حاصل کی تھی تو پتہ چلا کہ سویٹی اور میری دونوں ساتھ ساتھ اسکول سے گئی تھیں، لیکن دوسرے دن نہ تو میری ہی اسکول آئی تھی اور نہ ہی سویٹی۔ امبر نے اسکول سے میری کے گھر کا پتہ لیا اور وہ تلاش کرتا ہوا اس کے گھر پہنچ گیا۔ معلوم ہوا کہ میری بیمار ہے۔ امبر نے میری سے سویٹی کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہم دونوں جلوس کسی عمارت پر چڑھ کر دیکھنا چاہتی تھیں، لیکن بھیڑ میں سویٹی اس سے بچھڑ گئی اور اس کے بعد ہم دونوں کی ملاقات نہ ہو سکی۔ شہر بھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی کیونکہ وزیر اعظم کا انتقال ہو گیا تھا۔ پولیس نے بڑھیا کے کمرے سے تیر کمان برآمد کر لیے تھے اور بڑھیا سے تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ 2 سپاہی ایک روز قبل اس کے پاس ٹھہرے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ سرکاری کام سے دوسرے شہر سے آئے ہیں، لیکن سرائے میں کوئی ڈھنگ کا کمرہ نہ ملا۔
انہوں نے معقول معاوضہ دیا اور میں نے انہیں اپنے ہاں مہمان بن کر رہنے کی اجازت دے دی۔ جلوس کے روز جب میں اچانک کمرے میں گئی تو یہ دونوں ایک بچی کو یہ کہہ کر لیے جا رہے تھے کہ بھیڑ میں باپ سے بچھڑ کر یہاں آ گئی ہے، ہم اسے سڑک پار کرا دیں گے۔ بچی بہت خوفزدہ تھی اور اس کے منہ سے کوئی لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کروں وہ دونوں نیچے اتر گئے اور پھر لوٹ کر نہیں آئے۔ اب پولیس کو اس لڑکی کی تلاش تھی کیونکہ اس نے ان دونوں قاتلوں کو دیکھا تھا۔ یہ خبریں تمام شہر میں گشت کر رہی تھیں کہ اینی شاہد کوئی اسکول کی بچی ہے، جس سے امبر کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ضرور سویٹی ہی ہے۔ اب خدا جانے وہ قاتل کہاں چھپے ہوئے ہیں، اور کہیں ان ظالموں نے پکڑے جانے کے خوف سے اس معصوم بچی کو قتل تو نہیں کر دیا۔ اب پولیس کے پاس صرف بڑھیا ہی ایک ایسا گواہ تھی جو ان دونوں کو پہچان سکتی تھی، لہٰذا شہر بھر کے مشتبہ آدمی پولیس لا کر شناخت کروا چکی تھی، لیکن تاحال ان دونوں کا سراغ نہ ملا تھا اور نہ ہی سویٹی کا کچھ پتہ چلا تھا۔ امبر نے ایک بگی کرائے پر حاصل کر رکھی تھی اور تمام شہر میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ آخر رات کے وقت بگی والے نے امبر سے پوچھا، صاحب آپ کسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں؟ امبر نے کہا، دو ایسے آدمیوں کو جو پولیس کی وردی میں ہیں اور ان کے ساتھ ایک معصوم بچی بھی ہے۔ بگی والا ایک دم چونک پڑا۔ امبر نے کہا، ایسا لگتا ہے تم نے ان کو کہیں دیکھا ہے۔ بگی والے نے ڈرتے ڈرتے کہا، دیکھا ہی نہیں صاحب، بلکہ انہوں نے تو کل میری بگی میں سفر کیا تھا۔ امبر نے کہا، بھائی ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ کوچوان نے تمام ماجرا کہہ سنایا اور اس جگہ لا کر امبر کو اتار دیا جہاں سے وہ کود کر بچی کے پیچھے بھاگے تھے۔ امبر کو بچی کا جو حلیہ بگی والے نے بتایا تھا اس سے امبر نے سمجھ لیا کہ وہ واقعی سویٹی تھی۔ پھر امبر اس کا شکریہ ادا کر کے اسی سمت چل پڑا جس سمت اس کوچوان نے بتایا تھا۔ امبر ساحل تک پہنچ کر ایک ایک مچھیرے اور دیگر لوگوں سے لڑکی کا حلیہ بیان کر کے پوچھ رہا تھا کہ اس لڑکی کو کسی نے دیکھا تو نہیں۔ آخر کافی دوڑ دھوپ کے بعد ایک مچھیرے نے بتایا کہ وہ اپنی کشتی میں بیٹھا جال درست کر رہا تھا کہ اس نے ایک بچی کو دیکھا جو ایک بڑی کشتی کی آڑ میں چھپ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد دو سپاہیوں کو دیکھا جو شاید اسی کو تلاش کر رہے تھے۔ میں سمجھا شاید بچی کوئی شرارت کر کے بھاگی ہے، لہٰذا میں خاموش ہی رہا۔ پھر بچی میرے سامنے ہی بڑی کشتی کی آڑ سے نکل کر بھاگی اور ایک ساحل پر کھڑی کشتی کے تہخانے میں جا چھپی۔ پھر دو آدمی ان سپاہیوں کے پاس آئے اور ان سے جانے کیا باتیں ہوئیں۔ پھر چاروں اس کشتی میں جا بیٹھے جہاں وہ لڑکی چھپی ہوئی تھی۔ مجھے بہت ہنسی آئی کہ جس کو یہ تلاش کرتے پھر رہے تھے وہ اسی کشتی میں چھپی ہوئی تھی۔ پھر وہ چاروں کشتی کو لے کر سمندر میں دور چلے گئے۔ اب امبر کی سمجھ میں آ چکا تھا کہ تقدیر اس غریب کو ظالموں کے چنگل میں لے گئی ہے اور بہت ممکن ہے کہ انہوں نے راستے میں پتہ چل جانے پر اسے سمندر میں پھینک دیا ہو۔ پھر امبر نے اسی مچھیرے سے بات کی اور سونے کے چند سکے اسے دے کر کہا، تم تو لڑکی اور سپاہیوں کو پہچانتے ہو، دوست وہ میری بچی ہے، ان سکوں کے علاوہ بھی تمہیں دوں گا، مجھے اسی سمت تیزی سے لے چلو جس سمت وہ گئے تھے۔ مچھیرے نے کہا، میں 10 سکے سونے کے روز کے لوں گا، اگر منظور ہے تو آ جاؤ، اب جتنے دن چاہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ امبر نے کہا، مجھے منظور ہے۔ پھر امبر کشتی میں بیٹھ گیا اور مچھیرے نے تیزی سے اسے پانی میں اتار دیا۔ ادھر ناگ کلاوتی کو لے کر شہری آبادی کو دور پیچھے چھوڑتا ہوا عام راستے سے ہٹ کر جنگل کی راہ سے گھوڑے پر تیزی سے جا رہا تھا۔ گھوڑا کافی مسافت طے کرنے کے بعد تھک چکا تھا۔ اس کے نتنوں سے سانس کے ساتھ ساتھ جھاگ بھی بلبلوں کی شکل میں نکل رہی تھی اور سانس کسی لوہار کی دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ اس کا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور اب چال میں وہ پہلے جیسی تیزی بھی نہیں رہی تھی۔ ناگ کے اطمینان کر لینے کے بعد کہ وہ اب شہر سے کافی دور محفوظ مقام پر پہنچ گیا ہے، درختوں کے جھنڈ کے درمیان تھکے ہوئے گھوڑے کو آرام دینے اور اس کو چرانے کے خیال سے روک لیا۔ پھر اس نے خود اتر کر کلاوتی کو بھی اتارا اور گھوڑے کی کمر کاٹھی کے بوجھ سے ہلکی کر دی اور اسے چرنے کے لیے اگی ہوئی ہری ہری گھاس پر چھوڑ دیا اور خود درختوں کے جھنڈ میں ایک بڑے درخت کے تنے سے لگ کر بیٹھ گیا اور کاٹھی زمین پر رکھ دی اور پھر اشارے سے کلاوتی کو بھی بیٹھنے کے لیے کہا۔ کلاوتی نے بیٹھتے ہوئے پہلی بار ٹھنڈا سانس باہر چھوڑتے ہوئے کہا، ناتھ، مجھے تو ابھی تک یہ سپنا ہی لگتا ہے، یقین ہی نہیں آتا ہے کہ قسمت مجھ پر اتنی مہربان بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے موت کے منہ سے چھین کر آپ کی باہوں میں سہارا دے دے گی۔ ناگ نے کہا، فی الحال تو یہ حقیقت ہے اور واقعی قسمت تمہارا ساتھ دے رہی ہے۔ ہم موت کو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں، تمہیں بہت بھوک لگی ہوئی ہوگی، اگر تھوڑی دیر یہاں انتظار کر لو تو میں کہیں سے تمہارے لیے پھل وغیرہ تلاش کر کے لاؤں۔ کلاوتی نے کہا، نہیں ناتھ، میں بھوکی رہ سکتی ہوں، اب آپ کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دوں گی، پہلے بھی آپ میرے لیے کھانا ہی لینے گئے تھے۔ ناگ نے کہا، یہ ضروری تو نہیں کہ ہر بار ویسا ہی حادثہ ہو کلاوتی، میں چاہتا ہوں کہ تم ذرا کھانا وغیرہ کھا لو تو تم سے کچھ باتیں کروں، کیونکہ میں تمہیں اپنے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ کلاوتی نے کہا، آپ کوئی بھی ہیں، آپ میرے بھگوان ہیں اور میں آپ کی داسی ہوں۔ ناگ نے کہا، کلاوتی، یہ سب وقتی اور جذباتی باتیں ہیں، ہمیں بہرحال حقیقت کا سامنا کرنا ہے، جذبات کے سہارے ہی زندگی بسر نہیں ہو سکتی۔ تمہاری زندگی میں تو پہلے ہی دکھ کانٹوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں اور میں تمہیں مزید کانٹوں میں نہیں دھکیلنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری دکھی زندگی میں مزید دکھوں کا زہر نہیں گھولنا چاہتا۔
कलावती ने नाग के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, भगवान के लिए अगर मैं सपना ही देख रही हूँ तो मुझे इसी में खोया रहने दो। ये खुशी मुझे बड़े महंगे दामों मिली है। कोई ऐसी बात मुंह से ना निकालो कि मेरा सपना आईने की तरह से गिर कर टूट जाए। अगर मेरी तकदीर ने चांद को मेरी झोली में डाल ही दिया है तो मुझे ये यकीन न दिलाओ कि ये चांद नहीं उसका अक्स है। नाग के दिल पर ठेस सी लगी। उसने सोचा, बेचारी दुखी लड़की ने अगर अपने दिल में अरमानों का महल बना लिया है तो इसे ढा देना गुनाह है। पानी की सतह पर तैरते हुए बुलबुले को अगर वो हीरा समझ बैठी है तो उसे एहसास दिलाकर उसका दिल तोड़ना कि ये बुलबुला है, हीरा है, अच्छी बात नहीं है। मुझे हकीकत का जहर इसे आहिस्ता आहिस्ता पिलाना चाहिए, इस तरह के जैसे इसका दिलो दिमाग कबूल कर सके। जिस दिल में खुदा रहता उसे तोड़ना नेकी नहीं है। फिर उसने हंसकर कहा, हालात ने तुम्हें बहुत ज़्यादा जज्बाती बना दिया है कलावती। खैर कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें ज़िंदगी का मर्दानावार मुकाबला करना होगा। मेरे साथ तो तुम हर वक्त बंदी नहीं रह सकती। किसी वक्त तो मुझे काम धंधे के लिए तुम्हें अकेला छोड़कर जाना होगा, क्योंकि हकीकत की दुनिया में रहने के लिए इंसान को ऐसे वसाइल तलाश करना होते हैं जिससे वो तमाम चीज़ें हासिल कर सके जिसकी ज़रूरत इस दुनिया में रहने के लिए होती है। कलावती ने रंजीता अंदाज में कहा, आप ठीक कहते हैं, मैं ही पगली हूँ। दरअसल पे दर पे मुसीबतों ने मुझे सोचने के काबिल ही रखा कहाँ। मुझे किसी बात पर विश्वास ही नहीं होता। एक खौफ मुझे हर वक्त अपने चारों तरफ मकड़ी के जाले की तरह फैला नजर आता है, इसलिए हर खुशी मुझे सपना लगती है जो न जाने कब टूट जाए। नाग ने कहा, इसीलिए तो कहता हूँ कि सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में आ जाओ। ये काफ़ी महफूज जगह है। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तुम यहाँ रहो। ये आर्जी ठिकाना है, फिर हमें यहाँ से कहीं और जाकर मुस्तकिल घर बनाना होगा। कलावती ने कहा, जल्दी लौट आना। तुम नहीं जानते, जब तक तुम नहीं आओगे मैं परेशान रहूँगी। जब खुशियाँ मिली नहीं थी तो इनके इंतज़ार में हर किस्म की तकलीफ़ और दुख उठाते हुए ज़्यादा तकलीफ़ ना होती थी। अब खुशियाँ मिल गई हैं तो जुदाई की एक एक घड़ी कई कई साल की लगती है। नाग ने जाते हुए कहा, फिक्र ना करो, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। नाग के जाने के बाद कलावती दुआ में मसरूफ़ हो गई और उसने कहा, ए भगवान, अभी तो मैं जी भर कर मुस्कुराई नहीं हूँ और अभी तो मैंने खुशी को सिर्फ महसूस किया है। उन्हें कायम रखना। मेरे जीवन की नाव अगर भंवर से निकाल ही दी है तो उसे किनारे पर लाकर डुबो न देना। दूसरी तरफ नाग सरपट जा रहा था कि उसे दूर बीच जंगल में एक गाड़ी खड़ी नजर आई जिसमें घोड़ा नहीं जुता हुआ था और ऐसा लगता था कि किसी ने घोड़े को खोलकर चरने के लिए छोड़ दिया है। नाग बहुत हैरान हुआ कि रास्ते से हटकर जंगल के दरमियान जो कोई भी गाड़ी लेकर यहाँ आया है कोई अच्छा आदमी नहीं हो सकता, वरना आम रास्ते को छोड़कर लोगों की नज़रों में आए बगैर इस कच्चे और उलझे हुए रास्ते पर गाड़ी लाने का क्या जवाज हो सकता है। नाग ने अपने आप को खतरे से टकराने के लिए तैयार करते हुए घोड़े की रफ्तार आहिस्ता कर दी और फिर गाड़ी के पास पहुंचकर घोड़ा रोक लिया। लेकिन यह देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि गाड़ी के पास ही दो पंडित मरे पड़े थे। उसने झांक कर गाड़ी में देखा, सिर्फ एक मोटा सा बिस्तर पड़ा था और इसके अलावा कोई और शय वहां मौजूद न थी। ये वही पंडित थे जो श्रीकांत जोगी को, जिसने नाग के जिस्म पर कब्जा कर रखा था, धोखा देकर महाजन की लाश उसके संदूक में डालकर सोना बिस्तर में लपेटकर उसकी गाड़ी में 9-2-11 हो गए थे। चूंकि नाग उस वक्त होशो हवास में नहीं था, इसलिए वो उस वक्त दोनों को ना पहचान सका। दोनों लाशों के पास एक तलवार और खंजर भी जमीन पर पड़ा था। नाग को यह देखकर हैरत हुई कि दोनों लाशों के जिस्म पर कोई जख्म का निशान नहीं था। उनके जर्द चेहरे भी ये बता रहे थे कि दोनों को जहर देकर भी नहीं मारा गया, वरना चेहरे स्याह हो जाते। नाग ने करीब जाकर उनके जिस्मों का मुआयना किया तो उस पर यह हकीकत भी वाज़ेह हो गई कि दोनों की शारक से किसी ने अपने दांत गाड़कर उनका खून पी लिया था और दांतों के निशानों से साफ जाहिर था कि यह कोई दरिंदा नहीं बल्कि छोटा सा कोई जानवर है। फिर यूं ही नाग ने लाशों से उठना चाहा, एक चमगादड़ ने अचानक उस पर हमला कर दिया। नाग ने ज़मीन पर उसी चमगादड़ का तस्वुर उभराया जिसने गणेश के मंदिर में उस पर हमला किया था और अपने पंजे उसके सर में गाड़ दिए थे और वो तारीकियों में डूबता चला गया था। फिर जब उसको होश आया था तो वो जेल खाने में कत्ल के इल्ज़ाम में बंद था। नाग ने जल्दी से दोनों मुर्दा पंडितों की तलवार उठा ली थी। चमगादड़ एक दरख्त पर बैठी दोबारा हमला करने के लिए पर तोल रही थी। अब नाग की समझ में ये बात आ गई कि दोनों पंडितों का खून इसी मनूस चमगादड़ ने पिया है और वो ये चमगादड़ नहीं बल्कि वही मनूस जोगी श्रीकांत की रूह है जो एक दफ़ा फिर मुझे देखकर मेरे जिस्म पर कब्जा जमाना चाहती है। जो ही चमगादड़ ने नाग को तलवार उठाते हुए देखा तो कहकहा लगाते हुए कहा, नाग, ये कोशिश फजूल है। तुम मुझे 100 बार भी कत्ल कर दोगे तो मैं फिर भी मर नहीं सकती। यह चमगादड़ का जिस्म फिर ठीक हो जाएगा क्योंकि ये देवताओं का दिया हुआ जिस्म है। नाग ने कहा, ऐ चमगादड़, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चमगादड़ ने कहा, मुझे अफसोस है नाग,
जिंदा रहने का हर किसी को हक है। मैं भी इस कोशिश में कामयाब हो गई थी जब मैंने तुम्हारा जिस्म काबू में कर लिया था, लेकिन बुरा हो उन पंडितों का जो पंडितों के रूप में चोर थे। ये राही बनकर मिले, फिर दोस्त बनकर मेरे साथ सराय में रहे और मेरे संदूक से सोना निकालकर अपने बिस्तर में बांधा और मेरे संदूक में एक लाश डालकर रफू चक्कर हो गए। कानून के शिकंजे से निकलने के लिए मुझे तुम्हारा जिस्म आज़ाद करना पड़ा था। नाग अब तो समझ गया होगा कि ये देवताओं की गलती है जो मेरी मजबूरी बन गई है। देवताओं की गलती? नाग ने हैरत से सवाल किया। हाँ, चमगादड़ ने जवाब दिया, मैं राम टीकरी का रहने वाला हूँ। मैंने एक जोगी की बहुत खिदमत की तो उसने मुझे ये इल्म बता दिया जिससे आदमी अपना जिस्म छोड़कर अपनी आत्मा यानी रूह को जिस्म से अलहदा करके जहाँ चाहे फिरता रहे और जो चाहे करता रहे, उसे कोई नहीं देख सकता। ये फन सीख लेने के बाद मैं पहाड़ों से अपने गांव वापस राम टिकरी आ गया और एक कोठली किराए पर लेकर रहने लगा। मैं रोज़ाना रात को अपना जिस्म छोड़कर अपनी रूह उससे निकाल कर सैर करता, जहाँ जी चाहता घूमता फिरता और जब जी भर जाता वापस अपने जिस्म में आ जाता। नाग गौर से सुन रहा था लेकिन गाफिल न था और तलवार के दस्ते पर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। चमगादड़ के जिस्म में श्रीकांत जोगी ने अपनी दास्तान जारी रखते हुए कहा, एक रात मैं अपने जिस्म से निकलकर आसमानों पर उड़ता फिर रहा था कि अचानक एक बहुत मजबूत और स्याह हाथ ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैं हैरान रह गया कि ये कौन सी आंख है कि जिसने मेरी आत्मा यानी रूह को ना सिर्फ देख लिया बल्कि मुझे अपनी गिरफ्त में भी ले लिया। लेकिन उस वक्त तो मैं कुछ ना देख सका और जब देखने के काबिल हुआ तो मैंने अपने आप को आसमानों पर पाया जहाँ मेरे साथ कई और रूहें भी थीं और जिस गिरफ्त से हम आज़ाद हुए थे मैंने उसे देखा। कई गज लंबा स्याह रंग और स्याह लिबास में निहायत ही खौफनाक शक्ल का मालिक एक देव सामने खड़ा था जिस पर निगाह पड़ते ही मेरी रूह काम कर रह गई। मैंने फौरन नज़र हटाकर दूसरी सम देखा। बादलों पर एक दरबार लगा हुआ था जहाँ देवता लोग विराजमान थे और एक देवता ने एक बहुत बड़ी और मोटी किताब खोल रखी थी जिसे वो पढ़ रहा था। फिर उसने किताब से निगाह उठाकर मेरी आत्मा यानी मेरी रूह की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा नाम? मैंने जवाब दिया, श्रीकांत। बाप का नाम भी बताओ, देवता ने कहा। मैंने अदब से जवाब दिया, गोपी कृष्ण। देवता ने गुस्से से उस काली बला की तरफ देखा और कहा, यमधूर, इसे क्यों ले आए हो? इसने तो अभी जमीन पर लंबी जिंदगी गुजारनी है। यमधूर ने गौर से मेरी तरफ देखा और कांपने लगा, फिर हाथ जोड़कर कहा, देवता, गलती हो गई। दरअसल मैं जब आसमान पर आ रहा था तो मेरी मुट्ठी से एक आत्मा यानी रूह निकल गई। मैंने जल्दी से गौता लगाया और उसे दोबारा पकड़ लिया, लेकिन फिर इसे देखने पर पता चला कि वो आत्मा तो नहीं है। फिर न जाने ये मुट्ठी में कैसे आ गया है। मैंने झुककर देवता से कहा, दरअसल कसूर इनका भी नहीं है। मैं ही अपने जिस्म को धरती पर छोड़कर अपनी आत्मा के साथ आसमान पर उड़ रहा था। इन्होंने उस आत्मा के बजाय मुझे पकड़ लिया। देवता ने गुस्से से यमधूर की तरफ देखा और कहा, जाओ इस आत्मा को दोबारा जमीन पर छोड़ कर आओ। यमधूर ने मुझे स्याह हाथ में पकड़ा। फिर मुझे उस वक्त होश आया जब मैं अपने कमरे में था और वहाँ मेरा जिस्म मौजूद नहीं था। मैं और यमधूर हैरत से देख रहे थे जबकि वहाँ बैठे लोग कह रहे थे कि उन्होंने मुर्दा समझकर मेरा जिस्म चिता में जला दिया है। हम दोनों उन्हें नजर नहीं आ रहे थे। मैं सुनकर परेशान हो गया और यमधूर से कहा, यह सब आपकी गलती से हुआ है। यमधूर ने कहा, मुझे अफसोस है, मैं तुम्हें तुम्हारा जिस्म दोबारा तो नहीं दे सकता। जिस्म हासिल करने की सिर्फ एक ही सूरत है। मैंने कहा कि तुम यही कहोगे कि मैं किसी ताज़ा मुर्दा जिस्म में अपनी आत्मा यानी रूह दाखिल करके किसी दूसरे जिस्म के साथ बकाया जिंदगी गुजार लूँ। यमधूर ने कहा, नहीं बेवकूफ़, मुर्दा जिस्म तो फौरन ही सड़ना शुरू हो जाएगा और तुम्हारी आत्मा यानी रूह उसे तरोताज़ा नहीं रख सकती। गौर से सुनो, तुम्हें एक ऐसे सांप को तलाश करना होगा जो सदियों पुराना है और अब भी जिंदा है, क्योंकि सांप में ये ताकत पैदा हो जाती है कि वो जो चाहे बन सकता है। मैंने घबरा के कहा कि वो कहाँ मिलेगा। यमधूर ने कहा, मरे क्यों जाते हो, बता दूंगा, पहले पूरी बात गौर से सुन लो। जब वो सदियों पुराना सांप अपने आप को इंसान में तब्दील कर ले, तुम उस मौका के मुंतज़िर रहो और उसे गाफिल देखकर उसके सर पर बैठ जाओ और फिर अपने पंजे उसके दिमाग में गाड़ दो। मैंने कहा, भाई यमधूर, मेरे पंजे कहाँ हैं? यमधूर ने कहा, फिर तुमने टोक दिया, पहले सुन तो लो। मैं तुम्हें अभी बाहर जाकर चमगादड़ के जिस्म में दाखिल कर दूंगा और तुम रात की तारीकी में यह काम आसानी से कर सकोगे। तुम अपने पंजे उसके दिमाग में गाड़ कर अपने मन में कहोगे, आज के बाद तू अपने दिमाग से पुरानी यादाश्त भुला देगा और सिर्फ ये याद रखेगा कि तू श्रीकांत है। फिर तेरा जिस्म इंसानी जिस्म में गुम हो जाएगा और तेरी आत्मा यानी रूह को इंसानी जिस्म मिल जाएगा। नाग ने कहा, अच्छी दिलचस्प कहानी है। चमगादड़ ने कहा, यमधूर ने यह भी कहा था कि जब तक तू चमगादड़ रहेगा कोई चीज़ तुझे नहीं मार सकती। तू टुकड़ों में भी तब्दील हो गया तो दोबारा तेरा जिस्म दोबारा जुड़ जाएगा। इसलिए तुझे बता दिया है कि तू मुझे मार नहीं सकता, इसलिए बेहतर यह कि अपना जिस्म मेरे हवाले कर दे। नाग ने कहा, श्रीकांत,
अगर क़यामत तक भी मुझे तेरे टुकड़े करने पड़े तो करता रहूंगा। अब तू मेरे जिस्म पर कब्जा नहीं कर सकता। पहले मैं गफलत में मारा गया था। चमगादड़ ने अचानक नाग पर हमला कर दिया। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। किस नंबर 151, जिसका नाम है मारिया बोतल में बंद हो गई। अगले हिस्से का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।